डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए यूपी टेट प्राइमरी लेवल के जो 30 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के आते हैं उनमें से हम आपके लिए 6 क्वेश्चंस एक पार्ट में लेकर के आए हैं। अगले दूसरे वाले पार्ट में फिर हम 6 क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। इस तरीके से 5 पार्ट्स में या 5 पार्ट्स में हम इस 30 क्वेश्चंस को जो यूपी टेट का प्राइमरी लेवल का है मैथमेटिक्स को कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए आज हम आपके लिए पहला पार्ट 6 क्वेश्चंस का बना करके लेके आए हैं। तो देखिए, वो क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू हुए हैं भाग सेकंड में, और 31 से शुरू होकर के हम 36 तक ही आज लाए हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, चलिए तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 यूपी टेट प्राइमरी लेवल का। क्वेश्चन नंबर 31 से भाग सेकंड में मैथमेटिक्स आता है, तो भाग सेकंड का क्वेश्चन नंबर 31 जो कि मैथमेटिक्स का पार्ट यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से हम लेकर के आए हैं। और क्वेश्चन नंबर 36 तक आज आपको सारे क्वेश्चंस हम इसके एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से 36 तक सारे क्वेश्चंस ये 6 हैं जो लेकर के आए हैं इस पार्ट 1 में, उनको हम एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 का सलूशन, इधर हमने ये पार्ट आपका सलूशन वाला पार्ट बना लिया है। हम बारी बारी से हर एक क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करके एक्सप्लेन करके आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है ना, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए डीपली। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें जिससे कि आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो। ठीक है, थैंक यू। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 का सलूशन। क्वेश्चन 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है स्टूडेंट्स? यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी का मान होगा। तो देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। वन ऑप्शन में √2 है, दूसरे ऑप्शन में 1/√7 है, तीसरे ऑप्शन में 2 है और चौथे ऑप्शन में 7 है। सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट्स पता चलेगा कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। चलिए तो देखिए हम इसको नोट करते हैं। पहले क्या दिया है? a/3, और उसके बाद क्या दिया है? b/7, उसके बाद क्या दिया है? c/7, b/4 इक्वल्स टू c/7, ये दिया गया स्टूडेंट। तो देखिए हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को जो इक्वल में दिए गए होते हैं प्रयास करते हैं कि इनको हम बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या किया कि जो ये रिलेशन हमें दिया है a/3 इक्वल्स टू b/4 इक्वल्स टू c/7, इसको हम k मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? k के बराबर मान लेते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इसको मानने से हमें क्या फायदा होगा कि देखिए हम इनको इक्वेट करेंगे तो देयरफॉर a/3 बराबर मुझे मिल जाएगा k, b/4 बराबर मिल जाएगा k, c/7 बराबर मिल जाएगा k स्टूडेंट्स। ठीक है, हम इनको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, a में 1 का करेंगे तो a बराबर आ जाएगा 3k, 1 मान लिया नीचे, यहाँ भी 1 मान लिया। b का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो b बराबर 4 का k में मल्टीप्लाई करेंगे 4k, और यहाँ पे देखिए 1 मान लिया। c का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, c इक्वल्स टू 7 का k में करेंगे 7k स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें a की, b की और c की वैल्यू प्राप्त हो गई। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि जिस चीज का मान पूछा गया है, a प्लस b प्लस c का मान पूछा गया है अपॉन c का, इसमें हम ये सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे स्टूडेंट। ठीक है ना, तो चलिए हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो मेरे पास किसकी वैल्यू पूछी गई है? तो देयरफॉर a प्लस b प्लस c अपॉन c इक्वल्स टू, a की वैल्यू कितनी स्टूडेंट? हम इसे की जगह रखेंगे 3k, प्लस b की वैल्यू कितनी है? 4k, प्लस c की वैल्यू कितनी है? 7k, अपॉन फिर c की वैल्यू कितनी है? 7k। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, 3 और 4 7, 7 और 7 14k हो गया, और अपॉन नीचे 7k, k से k कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा 14/7, कट कर दिया तो 7 2 जा 14। तो जिस प्रकार से स्टूडेंट्स हमारा आ गया इसका a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी की वैल्यू मेरे पास आ गई स्टूडेंट्स 2। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना स्टूडेंट, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। तो देखिए 32 क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन 32 का सलूशन करेंगे। क्वेश्चन 32 सलूशन। 32 क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स मेरे पास? यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था, 5 जनवरी 1991 को क्या था?
5 जनवरी 1991, 5 जनवरी 1991 को दिन हमारा था, दिन बराबर शनिवार था। कौन सा दिन था? शनिवार था स्टूडेंट। 5 जनवरी 1991 को दिन हमारा शनिवार था। तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 3 मार्च 1992 की बात कर रहे हैं, तो 3 मार्च 1992 की हम स्टूडेंट्स बाद में बात करेंगे। 3 मार्च 1992 5 जनवरी 1991 के बाद आ रहा है। तो पहले हम ये पता करेंगे कि 5 जनवरी 1991 को दिन शनिवार था, तो 5 जनवरी 1992 के बाद फिर हम मार्च पे पहुंचेंगे। तो 5 जनवरी 1992 को कौन सा दिन होगा? तो 5 जनवरी 1992 को हम पहले कैलकुलेट करेंगे। तो 5 जनवरी 1992 का दिन कौन सा होगा? 5 जनवरी 1992 को कौन सा दिन होगा? को दिन बराबर क्या होगा स्टूडेंट्स? तो 5 जनवरी 1992 को कौन सा दिन पड़ेगा? तो हम देखेंगे कि पहले 1992 क्या है, इसको हम देखते हैं 1992 है क्या। तो चलिए हम आपको इधर समझाने का प्रयास करेंगे, ऊपर समझा देते हैं, फिर ऊपर बाद में रब कर देंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन सिंपल बहुत है। तो 5 जनवरी 1992 को कैलकुलेट करने के लिए पहले हम स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि जो 1992 है इसमें हम 4 का भाग देंगे। तो 4 का भाग देने पर 4 चौको 16 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा? 3, कैरिंग 9 आ जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा। कितना बचा? 3, फिर कैरिंग में 2 आ जाएगा, तो 4 8 32, ठीक है ना। तो इतना ये देखो पूरा ये ईयर कट हो गया स्टूडेंट्स। इससे हमें क्या पता चलता है कि ये आपका जब पूरा कट जाता है तो ये इसके लिए मतलब क्या हो जाता है कि ये आपका 365 दिन का साल है। कितने दिन का साल है स्टूडेंट्स? 365 दिन का साल है। अब हम क्या करेंगे? 365 दिन का साल है, तो 365 में स्टूडेंट्स हम डिवाइड करेंगे 7 से। एक वीक में या एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो हम डिवाइड करेंगे तो 7 पंजे 35 आ गया स्टूडेंट्स। और उसके बाद में कितना बचा है? 6 में से 5 गया, 1 बचा, उतारे 15 क्या आया, तो 7 दूनी 14 आ गया स्टूडेंट्स। अब एक हमारे पास शेष बचा, यही एक हमारा काम की चीज है स्टूडेंट्स। तो देखिए 5 जनवरी 1991 को शनिवार था, तो 5 जनवरी 1992 को कौन सा दिन होगा? इसके लिए हम क्या करेंगे? शनिवार से एक शेष बचा स्टूडेंट, एक हम आगे बढ़ा देंगे, तो शनिवार प्लस 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? शनिवार और प्लस 1। इस प्लस 1 का मतलब ये है आगे एक दिन और बढ़ाएंगे, इसका मतलब मेरे पास आ गया शनिवार के बाद रविवार। अब हम आगे की बात करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ तक हम पहुँच गए, शनिवार के बाद 5 जनवरी 1992 को कौन सा दिन होगा? तो वो स्टूडेंट्स आपका आ गया रविवार का दिन। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो 5 जनवरी 1992 से 3 मार्च 1992 के बीच का दिन क्या होगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए देखिए 5 जनवरी तक तो हम स्टूडेंट्स निकाल ले चुके हैं, तो 6 जनवरी से 31 जनवरी तक के 26 दिन हो गए। जोड़िए आप, जनवरी के बाद 5 जनवरी के बाद 6 जनवरी से, जनवरी 31 का महीना होता है, तो 6 जनवरी से 31 जनवरी तक के 26 दिन हो गए। तो 26 दिन स्टूडेंट्स ये हो गए। अब जनवरी खत्म हो गई, और फरवरी में आपके कितने दिन हो जाएंगे? 29 डेज। तो 29 डेज हमने ये ले लिए स्टूडेंट्स, और प्लस उसके बाद में फरवरी के बाद फिर हमारा आ जाएगा स्टूडेंट्स मार्च। तो 1 से 3 मार्च, 3 ये हो गए। तो मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए ये दिन? इन सब दिन को अगर हम जोड़ लेते हैं तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास दिन आ जाएंगे 7 से डिवाइड करने के बाद बाई 7 किए देते हैं, बाई 7 किए देते हैं। इसमें तो 7 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 7 से कम है, इसको ऐसा ही रखेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 7 या 21 यानी कि 5 शेष आ जाएगा, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा? 7 चौक 28 यानी कि 1 शेष आ जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा 3। तो टोटल मेरे पास कितना आ गया? 5 और 1 6, 6 और 3 9। अब ये 9 जो आ गया स्टूडेंट्स, हम इस 9 में से सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ये प्रोसेस है, सप्ताह में 7 दिन है, 7 घटा देंगे तो मेरे पास 2 दिन बचे स्टूडेंट्स। कितने बचे? 2 दिन बचे। इस 2 दिन का मतलब क्या हो गया कि 2 दिन आगे हम लिखेंगे, किससे? रविवार से। तो रविवार के बाद कितना हो जाएगा? रविवार प्लस 2, रविवार और प्लस 2। रविवार प्लस 2 का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि रविवार के आगे 2 दिन गिनेंगे। रविवार के बाद क्या आता है? सोमवार, और सोमवार के बाद फिर मंगलवार। इसका मतलब ये क्या हो गया? मंगलवार।
तो ये इस तरीके से हम पता कर लेते हैं। तो हमने पता कर लिया कि हमसे पूछा गया था कि 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का मंगलवार पड़ेगा। तो इसलिए ये आपका दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब हम इसके बाद पहुंचे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 33 क्या है। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 सॉल्यूशन। 33 क्वेश्चन आपका कहता है कि इसको बताइए वैल्यू क्या है। क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी कि इसको सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, उसके बाद बताएं कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हम लोगों ने जो रूल्स रेगुलेशंस पढ़े हैं ऊपर नीचे नंबर्स को करने के, उनकी हेल्प से हम इनको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास है, लार्ज पैरेंथेसिस है, कर्ली पैरेंथेसिस है, उसके बाद 1/3 है और 1/3 की पावर है -1 और माइनस, फिर यहाँ पर है 1/4 इसकी पावर -2 और उसके बाद इसको बंद किया गया है कर्ली ब्रैकेट से, फिर डिवाइड का साइन है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद है 1/4 की पावर कितनी है -3 और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना। तो इसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ध्यान से देखिए, 1/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका होता है 1/3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर -1। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट्स, क्या लिख देंगे 1/3 यानी कि 3 की पावर -1 और इसके ऊपर -1 ऑलरेडी चढ़ी हुई है तो हम -1 चढ़ा देंगे पावर। माइनस ऐसे ही हम इसको लिखेंगे 4 की पावर ऊपर ले जाएंगे तो 4 की पावर -1 हो जाएगी और इसकी पावर -2 चढ़ी हुई है स्टूडेंट, कर्ली ब्रैकेट बंद कर दीजिए और डिवाइडेड बाई, ये 1/4 है तो 1/4 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको अगर हम जरा गौर से देखें तो ये 4 की पावर -1 और इसकी पावर -3 पहले से चली हुई है स्टूडेंट। तो देखिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जब हम किसी नंबर को नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाती है। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 की पावर 1 मानी जाती है, लिखी नहीं है। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 × 3 की पावर -1, 1 में 3 का पावर -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर -1 ही रहेगी। इसी प्रकार से हमने इनको उलट करके ऊपर ले जा करके लिख दिया इनवर्स में स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। तो 3 की पावर -1 +1 1 1 में जब 1 3 की पावर 1 रह गया और माइनस यहाँ माइनस माइनस प्लस तो 4 की पावर 2 रह गया और उसके बाद में इसको बंद कर दिया और डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना रह गया 4 की पावर माइनस माइनस प्लस और 3 रह गया, 3 बन गया 3 तो 4 की पावर 3 आ गया। दिस मीन्स दैट स्टूडेंट्स कि 3 की पावर 1 मीन्स 3, 4 का स्क्वायर मीन्स 16, ये ऐसे कर दिया और डिवाइडेड बाई ये नीचे ले आए हम 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 का मतलब 64 स्टूडेंट, 4 की पावर 3 का मतलब 4 × 4 × 4 यानी कि हो गया 64, पावर 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मतलब 4 चौकू 16, 16 चौकू 64 देसी भाषा में, या 4 4 या 16, 16 4 या 64, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको हमने सॉल्व किया। अब सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा और देखेंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या मिल जाएगा, 3 की पावर यहाँ पे कितनी थी -1 है, यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स कितनी थी पावर हमें लगता है गलत लग गई थोड़ी सी। इसमें क्वेश्चन में जो पावर आपकी थी स्टूडेंट्स वो यहाँ पे 3 थी, कितनी थी ये यहाँ पे सही कर लीजिए भाई, पहले से ही मिस्टेक चल रही है, ये पावर यहाँ पे 3 थी स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे पावर हमारी आ जाएगी 3 स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में ये पावर 3 थी यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे पावर 3 लगाइएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पावर 3 आएगी। मैं सोच रहा था कि इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, फिर मैंने ध्यान दिया तब पता चला कि यहाँ पे पावर, तो देखिए 3 की पावर 3 कितना होता है 27 स्टूडेंट्स, ठीक है ना। कोई दिक्कत, एक बार मैं फिर समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे पावर जो -1 लगी हुई थी वो आपकी क्वेश्चन में -3 थी, ठीक है, गलत लग गया था। तो यहाँ पर मैं उसी तरीके से उल्टे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 3 बन जा 3 आ गया और बकाया सब सही थे। तो 27 में से 16 हम घटाएंगे स्टूडेंट, तो कितना बचेगा, 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1 और बटे 64। तो ये आपका 11/64 आ गया और 11/64 का मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या है हमारे पास,
एनसीईआरटी का क्लास 6 से लेकर के 10th तक का मैथ लगा लीजिएगा, तो प्राइमरी में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। उनके सारे फंडामेंटल्स, उनके सारे फॉर्मूले, जो चैप्टर आपके सिलेबस में हैं, यूपी टेट का पहले सिलेबस निकालिए मैथमेटिक्स का क्या है, उसके अनुसार सारे चैप्टर सेलेक्ट कीजिए 6th से लेकर के या 5th से लेकर के ले लीजिएगा और अप टू क्लास 10 तक। उसके बाद में उनके सारे फंडामेंटल्स को समझिए, अच्छे से पढ़िए स्टूडेंट्स, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से ये क्लियर हो सकते हैं। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चंस केवल सॉल्व में करा देते हैं, हालांकि कोशिश करते हैं कि आपको सारी चीज़ें बताएं, लेकिन फिर भी आपको कुछ फंडामेंटल्स पता होने चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए जब हम सोल्यूशन करेंगे तो अगर इसका आपको रूल पता है, रूल मैं बता दूंगा, हालांकि मैं तो एक्सप्लेन कर ही देता हूं, लेकिन फिर भी आप लोग दोबारा से पढ़ें तो इसका सोल्यूशन क्या होगा। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, इसको समझिए। एक त्रिभुज की रचना के लिए संभव भुजाएं कौन सी होती हैं या संभव भुजाएं क्या हैं। ठीक है ना। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। पहले ऑप्शन में लिखा 6, 3, 3, दूसरे ऑप्शन में लिखा 6.3 सेंटीमीटर, 5.9 सेंटीमीटर, 4.6 सेंटीमीटर, और तीसरे ऑप्शन में लिखा 6.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर, 3.9 सेंटीमीटर, चौथे ऑप्शन में लिखा 3.5 सेंटीमीटर, 9.2 सेंटीमीटर, 5.3 सेंटीमीटर। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जो ऊपर आपकी हेडलाइन लिखी है, एक त्रिभुज की रचना के लिए संभव भुजाएं कौन सी होती हैं या कौन सी संभव भुजाएं हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब कोई आपके पास ट्रायंगल होता है और इस ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन या रचना तभी संभव होती है, मान लीजिए ये ABC 3 भुजाएं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इन तीनों भुजाओं के लिए मेरे पास कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट्स, कि तीनों तरीकों से, यानी तीनों तरीकों से मतलब मेरा है अगर हम A और B को जोड़ें तो इस दोनों का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। अगर हम A B की जगह अब A और C को जोड़ें तो A और C को जोड़ने पर B भुजा से बड़ा होना चाहिए योग। अब अगर हम B और C को जोड़ें तो ये ग्रेटर देन A होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से अगर ये तीनों कंडीशंस किसी ट्रायंगल के लिए सेटिस्फाई होती हैं तो हम कह देते हैं स्टूडेंट्स कि ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है, या हम कह सकते हैं उस त्रिभुज की रचना संभव है। ये इसका होता है फंडामेंटल स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लेते हैं बारी बारी से चेक करते हैं कि इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा स्टूडेंट्स ऑप्शन है जो इस कंडीशंस को, इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। जो ऑप्शन इन तीनों कंडीशंस को स्टूडेंट्स सेटिस्फाई करेगा वही उस कंस्ट्रक्शन के लिए पॉसिबल डायमेंशंस होंगी। ठीक है ना स्टूडेंट्स, या पॉसिबल भुजाएं होंगी या पॉसिबल साइड्स होंगी। चलिए हम चेक करते हैं स्टूडेंट्स बारी बारी से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम फर्स्ट ऑप्शन उठाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन को देखेंगे इसमें क्या क्या दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे आपको दिया गया है 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। पहले ऑप्शन में दिया गया है 6 सेंटीमीटर और उसके बाद 3 सेंटीमीटर और फिर दिया गया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये आपको दिए गए हैं 3 साइड। अगर हम इसको A मान लें, इसको B मान लें, इसको C मान लें, अब हम बारी बारी से इन तीनों कंडीशंस को देखें क्या ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। चलिए चेक करते हैं। तो इसको हमने A मान लिया 6, तो A प्लस B ग्रेटर देन क्या है C। A और B को हम ऐड करेंगे तो 6 प्लस 3 बराबर कितना हो गया 9, और ये 9 क्या है इस 3 से, देखिए C की साइड कितनी है 3, तो ये ग्रेटर देन 3 हो गया। इसका मतलब पहली कंडीशन सही हो गई। अब हम दूसरी कंडीशन में B और C को लेंगे स्टूडेंट। B और C को हम लेंगे तो B 3 है और C 3 है, इनको जोड़ेंगे तो 6 हो गया, 6 ग्रेटर देन 3, ये हो गया आपका 6 ग्रेटर देन, B और C को जोड़ा 6। तो क्या देखिए स्टूडेंट्स, A की वैल्यू 6 है तो 6 बड़ा है 6 से, नहीं है। यहीं पे आकर के आपको समझना होगा 6 से बड़ा नहीं हो सकता, 6 और 6 के बराबर हो सकता है। तो यहाँ पर ग्रेटर देन की जगह स्टूडेंट्स इक्वल का साइन आ जाएगा, और जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो त्रिभुज की रचना पॉसिबल नहीं है, या कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। चलिए अब हम दूसरे वाले ऑप्शन को चेक करते हैं स्टूडेंट। तो दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या था, 6.3 सेंटीमीटर, 6.3 सेंटीमीटर और फिर 5.9 सेंटीमीटर और फिर उसके बाद है 4.6 सेंटीमीटर। ये 3 डायमेंशंस दी गई। हम इसको A कंसीडर करते हैं, इसको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है ना, ये हमने साइड्स मान ली। पहले हम A प्लस B निकालेंगे तो 6.3 प्लस 5.9 ये कितना हो गया स्टूडेंट्स, 6 और 5 11, 9 3 12, यानी कि 12.2 हो गया स्टूडेंट्स। कितना हो गया 12.2। चेक करेंगे क्या 12.2 इस 4.6 से बड़ा है। यस, हम कहेंगे हमारा जवाब होगा बड़ा है।
तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन लगा देंगे, 4.6 से बड़ा है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हम बी और सी को लेंगे स्टूडेंट्स, मींस 5.9 को लेंगे और प्लस 4.6 को लेंगे। अब हम चेक करते हैं, इनको पहले हम जोड़ेंगे, 5 और 4 9, 9 6 15, तो कितना हो गया 10.5 आ गया, इनका टोटल कितना आ गया 10.5। अब ए वाली साइड कितनी है 6.3, तो ये बड़ा है 6.3 से, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब तीसरी कंडीशन में हम क्या लेंगे, ए और सी को लेंगे स्टूडेंट, तो ए और सी देखेंगे, तो एक है 6.3 और प्लस दूसरा कितना है 4.6, इनका टोटल कितना हो गया स्टूडेंट्स, तो 6 और 4 10, 6 3 9, 10.9 हो गया स्टूडेंट। अब देखेंगे 10.9 इस ए और सी के बाद बी रह गई, 5.9 से क्या बड़ा है, तो हमारा जवाब होगा हाँ बड़ा है। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स कि तीनों ही कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं। इसका मतलब ये जो डायमेंशंस दी गई हैं आपको ट्रायंगल की स्टूडेंट्स, इन तीनों डायमेंशन से अगर हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे उठा करके स्केल्स की और पेंसिल की हेल्प से, तो ये त्रिभुज बन जाएगा। ये थी इसकी कंडीशन। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि दूसरा पार्ट जो इसका वो आपका करेक्ट पार्ट है, या हम कह सकते हैं सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स, ठीक है ना। चलिए, तो आई होप कि समझ में आया होगा। ये भी क्वेश्चन आपको बड़ा ही थोड़ा सा सरदर्द वाला था, हल्का सा, लेकिन आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि अगर त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी है तो कोई भी त्रिभुज की संरचना या रचना या कंस्ट्रक्शन तभी पॉसिबल है जब वो इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो स्टूडेंट्स, ठीक है ना। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 35। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमेशा अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन एक एग्जाम में आ जाता है और बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी टेक्निक है। उस टेक्निक का यूज कर लेंगे अगर आप, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35, इसका हम सोल्यूशन चेक करेंगे क्या है ये सोल्यूशन। देखिए मेरे पास क्वेश्चन है, इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। क्या है मेरे पास क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन है √3 और उसके बाद लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 4 और उसके बाद मेरे पास लिखा हुआ है √5। ये है मेरा क्वेश्चन। वो ये कहते हैं इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो किस तरीके का व्यवस्था हमारा होगा। तो 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसको क्रम से लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है स्टूडेंट्स, ये हर कंपटीशन में ज्यादातर आता है। ये सीटेट में भी पूछा जाता है, एस्टेट में भी पूछा जाता है, यूपी टेट में भी पूछा जाता है, और कभी कभी अगर नंबर आ जाए तो टीजीटी में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए मैं क्या करूंगा, आप ध्यान दीजिए कि ये वर्गमूल में रखा हुआ है, यानी कि स्क्वायर रूट में रखा हुआ है। तो हमारा मतलब क्या है कि अगर हम x लिखते हैं तो इसके आगे 1 नहीं लगाया जाता है, इसकी पावर 1 नहीं लगाई जाती, मानी जाती है। इसी प्रकार वर्गमूल या स्क्वायर रूट में भी ये क्रम होता है कि जब स्क्वायर रूट में कोई नंबर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, तो हम इसकी आगे 2 नहीं लगाते, लेकिन माने जाते हैं। क्या माना जाता है, 2 माना जाता है, लेकिन हम इस 2 को लगाते कभी नहीं है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखो ये नंबर जो दिया गया है इसका मतलब है 2, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखे लेते हैं 2 स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब देखिए जितने भी ये रूट लगे हुए हैं, ये आपका सेकंड रूट ऑफ 3 है, ये आपका थर्ड रूट ऑफ 3 है, ये आपका फोर्थ रूट ऑफ 5 है। तो इनके ये जो बाहर रूट रखे हुए हैं इनका हम पहले एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम इनका कितना हो जाएगा 2 3 और 4, 2 3 4, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा। अगर हम एलसीएम पे गौर करें तो स्टूडेंट्स इसका एलसीएम आ जाएगा 12। ये हो गया इनका एलसीएम, कितना आ गया एलसीएम 12 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसी 12 के एलसीएम में पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, फिर हम इसी 12 में किससे डिवाइड करेंगे, इस 3 से डिवाइड करेंगे, फिर इसी एलसीएम में हम किससे डिवाइड करेंगे, इस 4 से डिवाइड करेंगे। तो देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ कितना 6 आ जाएगा, यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये हमारे पास मेन नंबर आ गए। तो ये नंबर कहाँ से हम कहाँ फिट करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में नंबर फिट करके इनके हम रूट को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। हम अब इनके रूट इक्वल करने जा रहे हैं, जो रूट अलग अलग दिए थे स्टूडेंट्स, इन सबको अब हम एक इक्वल करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इक्वल रूट कैसे करेंगे हम स्टूडेंट्स, थोड़ा सा पानी पी लूँ मैं, तब तक आप लोग जो है इसको नोट कर सकते हैं। थोड़ा मैं पानी पी लूँ, ठीक है, 10 सेकेंड रुकिए स्टूडेंट्स। हाँ स्टूडेंट्स, आर यू रेडी, आई एम रेडी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमने यहाँ पे निकाले हैं 6 4 3, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स,
इन 6, 4, 3 को देखिए कैसे अरेंज करेंगे इक्वल रूट करने के लिए। ये मेरे पास लिखा था 2√3, तो हम देखिए हमने जब 2 से डिवाइड किया था एलसीएम में कितना आया था मेरा 6, तो यहाँ हम इनटू कर देंगे 6 और देखिए यहाँ पे हम 3 की पावर लगा देंगे स्टूडेंट 6, ठीक है ना। अब आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर से 3 क्यूब रूट ऑफ कितना है मेरे पास, क्यूब रूट ऑफ 4 है, क्यूब रूट ऑफ 4 लिखेंगे। हमने डिवाइड किया था 3 से, तो कितना आ गया था 4, तो यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 4 पावर लगा देंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। अब उसके बाद मेरे पास कितना था 4th रूट ऑफ 5, तो 4th रूट ऑफ 5 लिखेंगे और देखिए हमने 4 से डिवाइड किया था कितना आया था 3, एलसीएम में डिवाइड किया था 3 आया था मेरे पास। इस 3 का हम मल्टीप्लाई करेंगे बाहर और यहाँ पे पावर लगा देंगे 3। तो इस तरीके से हम पावर को इनको हम इनके जो रूट हैं या nth रूट बोल लीजिएगा, इनको इक्वल करने के लिए हम बराबर काम करते हैं, अंदर पावर लगाते हैं और बाहर उतने का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 6 2 कितना आ गया 12 और रूट ऑफ 3 की पावर 6 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 की पावर 6 निकालिए, 3 की पावर 6 कितना आ जाएगा, तो 3 की पावर 6 अगर आप कैलकुलेट करके लाओगे तो ये आ जाएगा 729, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 729। कॉमन लगाइए, 4 3 जा कितना हो गया 12 और यहाँ पे कितना हो गया 4 का पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 256 स्टूडेंट, और यहाँ पे 3 4 जा कितना आ जाएगा 12 और 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 125। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पर सब जगह रूट्स इनके इक्वल हो गए, रूट्स इक्वल हो गए तो अंदर जो सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, ये nth रूट में सबसे बड़ा nth रूट हो जाएगा, उससे छोटा ये हो जाएगा, उससे छोटा वो हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने कहा आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है ना। तो बढ़ते हुए क्रम में लगाने से हमें क्या होगा कि सबसे पहले हम सबसे छोटा लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा लिखेंगे और उसके बाद सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा लिखेंगे, लार्जेस्ट नंबर लिखेंगे। तो देखो सबसे छोटा नंबर तो ये है, ठीक है, उससे बड़ा ये है और सबसे बड़ा ये है, तो हम इसको पहले लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे 12th रूट ऑफ 125 और उसके बाद फिर हम लिखेंगे 12th रूट ऑफ 256, उसके बाद हम लिखेंगे 12th रूट ऑफ 729। जरूरत पड़े तो आप नोट कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप नोट करते जाए करिए साथ साथ में। तो यहाँ पे देखिए 12th रूट ऑफ 125 ये हम किससे बना के लाए थे स्टूडेंट्स, तो ये हम बना के लाए थे 4th रूट ऑफ 5 से। तो यहाँ पे आ जाएगा पहले आपका 4th रूट ऑफ 5 और फिर उसके बाद 12th रूट ऑफ 256 हम किससे बना के लाए थे, क्यूब रूट ऑफ 4 से, तो क्यूब रूट ऑफ 4 यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद स्टूडेंट्स 12th रूट ऑफ 729 किससे आया था, स्क्वायर रूट ऑफ 3 से या 2 रूट ऑफ 3 से, 2 रूट ऑफ 3 से आया था। अब 2 रूट ऑफ 3 2 यहाँ लिखा नहीं जाता है, इसलिए अब हमने हटा दिया अपना काम बनाने के बाद स्टूडेंट्स, ठीक है ना, हमने यहाँ से हटा दिया। तो देखिए इस तरीके से अब हम देखेंगे ये किस ऑप्शन में रखे हुए हैं। तो देखिए पहले 4th रूट ऑफ 5 देखिए कहाँ पर है, ये है, उसके बाद 3 रूट ऑफ 4 है तो 3, तो सेकंड ऑप्शन आपका स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इनको आरोही क्रम में अरेंज करके लाए हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए एक और आपका इसमें क्वेश्चन है 36, ये भी आपने अगर फंडामेंटल पढ़ा है स्टैटिस्टिक्स का, आई मीन सांख्यिकी का, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी डीपली जानकारी है कि माध्य क्या है, आई मीन मीडियन क्या है, दूसरी चीज माध्य क्या है, आई मीन मीन क्या है, तीसरी चीज मोड बहुलक क्या है, अगर इन तीनों के बारे में आपको जानकारी होगी तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन का आंसर या ऑप्शन आसानी से टिक कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं, दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं। आप देखिए मान लीजिए जो क्वेश्चन नंबर 36 है, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आपने मीन मीडियन मोड सांख्यिकी में स्टैटिस्टिक्स में पढ़े हैं तो आप अच्छे से इनको समझ जाएंगे। देखिए अगर मान लीजिए मेरे पास कुछ डाटा हैं इस तरीके से, हमने लिख दिया 2 4 किस क्रम में लिखे हुए हैं, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों को, अवरोही क्रम में, जैसे हमने यहाँ लिख दिया 16, फिर हमने लिख दिया 14, फिर हमने लिख दिया 13, फिर हमने लिख दिया 12, फिर हमने लिख दिया 10, फिर हमने लिख दिया 9, फिर हमने लिख दिया 7, फिर हमने लिख दिया 6, फिर हमने लिख दिया 4। इस तरीके से मान लीजिए इतने ये डेटा है, ठीक है ना। ये जो डेटा लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स,
ये सब अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने ये डेटा ले लिए, ठीक है ना। अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, अवरोही क्रम को रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं, दोनों छोरों से। मान लीजिए हमने यहाँ से 2 प्रेक्षण हटा दिए और यहाँ से दोनों छोरों से 2 प्रेक्षण, 2 हम उधर से हटाएंगे 2 इधर से हटाएंगे, ठीक है, या एक एक हटा दें। बात समझ रहे हैं आप। हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति सेंट्रल टेंडेंसी के कौन से मापक प्रभावित होते हैं, यानी कि ऐसे कौन से मापक हैं। मापक आपके मेनली 3 ही होते हैं। पहला आपका होता है माध्य, दूसरा होता है मध्यिका या माध्यक, और तीसरा होता है बहुलक, ठीक है ना, मीन, मीडियन, मोड। तो इनमें से कौन से प्रभावित होते हैं, यानी किन पर प्रभाव पड़ता है अगर हम इन चीज़ों को हटा दें। तो देखिए आप समझने की कोशिश करिए। अगर हम मीन की बात करें, आपने मीन पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, मीन की बात करें तो क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जितने हमारे पास ऑब्जर्वेशन होंगे प्रेजेंट में और उतने ऑब्जर्वेशंस को काउंट करके अगर हम उन्हीं से डिवाइड कर देंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो आपका मीन दे देगा। लेकिन अगर स्टूडेंट्स हम मीन निकालने के लिए पहले हम इसका मीन निकाल दें और हम 2 इधर से हटा दें तो मेरे पास ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 रह जाएंगे। इसका मतलब हमारे जो 9 ऑब्जर्वेशन थे उनमें 2 खत्म हो गए दोनों छोरों से, तो अब 5 ही ऑब्जर्वेशन बचे, तो हम 5 को जोड़ेंगे और 5 का भाग देंगे तो निश्चित रूप से मीन या माध्य प्रभावित हो जाएगा स्टूडेंट्स। मतलब जो आंसर आ रहा था वो नहीं आएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो पहली चीज तो हमने क्लियर कर दी आपकी कि माध्य प्रभावित होता है, माध्य, ये एक तो माध्य प्रभावित होगा। अब चलिए माध्य के बाद हम स्टूडेंट्स आ जाते हैं किस पर, माध्यक। माध्यक का मतलब मध्यिका या मीडियन। मीडियन आपने स्टूडेंट्स देखी होगी कि मीडियन में क्या होता है। अगर हम ध्यान दें तो मीडियन में क्या होता है कि हमारे पास जो आंकड़े दिए जाते हैं हम उन आंकड़ों को सबको काउंट करते हैं। अगर हमारी n की वैल्यू इवन है तो हम n+1/2 लगाते हैं, n/2+1 लगाते हैं। अगर हमारी n की वैल्यू ऑड है तो हम क्या करते हैं, n/2 में पद का मान प्लस n/2+1 पद का मान और अपॉन 2, वो फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो निश्चित रूप से मान लीजिए मध्यिका जब हम निकालेंगे तो उसकी डिपेंडेंसी ऑब्जर्वेशंस के नंबर पे होती है कि कितने नंबर हैं, इवन है या ऑड है। तो निश्चित रूप से स्टूडेंट्स क्या होगा ऐसी स्थिति में, मीडियन पर हमारे प्रभावित होगी या नहीं होगी। तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि हमारी जो है मीडियन प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि वहाँ ऑब्जर्वेशंस को जोड़ा नहीं जाता है, बल्कि ऑब्जर्वेशंस कितने दिए गए हैं उसके आधार पर वो इवन है या ऑड है, उसके आधार पर हम अपने रिजल्ट को निकालते हैं स्टूडेंट, उसी क्रम से गिनते हैं। तो हमारा असर किस पे पड़ेगा स्टूडेंट्स, माध्य पर। अब हम बहुलक की बात कर लेते हैं। तो बहुलक में क्या होता है कि बहुलक जब हम निकालते हैं स्टूडेंट्स तो उसमें हमें CF बनानी पड़ती है। हमारे पास डेटास कम हो जाएंगे, CF भी बनानी पड़ेगी, उसकी कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। वहाँ भी हमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। n/2 निकालने के लिए हमें बहुलक की जरूरत पड़ती है। बहुलक में n/2 भी होता है फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या होता है, L+ यानी लोअर लिमिट L+H इंटू और ऊपर क्या हो जाता है F1 - F2 अपॉन 2F - F1 - F2। वो जो फॉर्मूला यूज करते हैं उसमें हमें n/2 की जरूरत पड़ती है, मतलब सम की जरूरत पड़ती है। तो जब डेटास कम हो जाएंगे तो उसका सम कम या ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ाएंगे या घटाएंगे डेटास, तो वो भी हमारा निश्चित रूप से प्रभावित होता है। इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट्स कि माध्य और बहुलक ये हमारे दोनों प्रभावित होते हैं अगर हम दोनों छोरों से इन आइटम्स को हटा दें, ठीक है ना। तो इसलिए अब हमारा आंसर क्या है, इसका मतलब है कि माध्यक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब माध्यमिक माध्यक प्रभावित या मीडियन प्रभावित नहीं होती है। इसका मतलब कौन कौन से प्रभावित होते हैं, ये दोनों चीजें, माध्य और बहुलक। तो देखिए हम अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं। माध्य और माध्यक ये गलत ऑप्शन है आपका, माध्यक तो प्रभावित नहीं होता है। बहुलक और माध्यक तो ये हम चेक करके देखते हैं कि बहुलक और माध्यक, तो माध्यक तो प्रभावित होता नहीं, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। माध्य और बहुलक तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया स्टूडेंट। ये दोनों प्रभावित होते हैं जबकि हमारी माध्यक प्रभावित नहीं होती है। यहाँ पे तीनों ही लिख दिए गए हैं तो ये तो गलत है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से आज हमने आपको यूपी टेट प्राइमरी लेवल का पार्ट 1 के जरिए इस भाग 1 में हमने आपको 6 प्रश्नों को सॉल्व किया है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो बनाने में बहुत एनर्जी होती है, बहुत टाइम होता है खर्च, तो स्टूडेंट्स आपसे निवेदन है कि वीडियो देखें, बहुत अच्छे से देखें, बारी बारी से देखें, खूब अच्छे से उसकी जांच करें, परख करें, सीखें, समझें। लेकिन आपसे गुजारिश है कि वीडियो देखने के बाद हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।